नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक रात 9 बजे। दिल्ली में आज अचानक राजनीति ने नई करवट ली। उपराज्यपाल नजीब जंग ने आज तमाम पार्टियों के नेताओं को बुलाया, उनसे सरकार बनाने की संभावनाओं पर बात की, लेकिन एक एक कर सबने सरकार बनाने से हाथ खड़े कर दिए। दिन भर की गहमागहमी के बाद देर शाम उपराज्यपाल ने एक बयान जारी किया और उस बयान से यह साफ कर दिया कि अब दिल्ली में चुनाव होगा। तो आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एक बार फिर चुनावी दंगल में उतरने जा रही है। उपराज्यपाल राष्ट्रपति से चुनाव की सिफारिश करने जा रहे हैं, यानी कि चुनाव की तैयारी बस शुरू। एक त्रिकोणीय मुकाबला तय है और त्रिकोणीय मुकाबले में सभी आश्वस्त हैं कि जीत उन्हीं की होगी। आज दिन भर दिल्ली में जिस तरह की सियासी गर्मी रही, उसके बाद शाम ढलते ढलते साफ हुआ कि दिल्ली जल्द ही सरकार के लिए नया जनादेश देगी। इस सिलसिले में आज दिल्ली की सभी राजनीतिक पार्टियों से उपराज्यपाल नजीब जंग की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ये सारी तस्वीर स्पष्ट हुई। क्या होगा दिल्ली का? क्या दिल्ली के सियासी आसमान से असमंजस का सूरज छटेगा? क्या दिल्ली में नई सरकार वजूद में आएगी या फिर राज्यपाल का ही राज चलेगा? सोमवार की सुबह तक इन सवालों पर कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ा, गर्मी के साथ साथ गहमा गहमी बढ़ी। शाम ढली तो दिल्ली के राजनीतिक भविष्य से सवालों का कोहरा भी छटा। केजरीवाल उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे तो ये साफ हो गया कि अब दिल्ली में चुनाव का ताला खुलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने चिट्ठी लिख के दे दी है कि वो विधानसभा भंग करवाने के पक्ष में है और अब सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। कांग्रेस के लोग भी बता गए हैं कि वो विधानसभा भंग कराने के पक्ष में है, फ्रेश इलेक्शन चाहते हैं। हमने भी अपना स्टैंड बता दिया कि हम भी चाहते हैं कि दिल्ली में फ्रेश इलेक्शन हो। मनीष सिसोदिया सही फरमा रहे हैं। एक सही सलामत सरकार को शहादत की भेंट चढ़ा देने वाले आम आदमी पार्टी पहले दिन से कहती रही है कि दिल्ली में चुनाव करवा लो, लेकिन चुनाव की गहमा गहमी तब तेज हुई जब आज सुबह 10 बजे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जगदीश मुखी के साथ उपराज्यपाल से मिलने गए। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाने से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और वो चुनाव के लिए तैयार है। तो अब लाख टके का सवाल यह है कि आखिर बीजेपी के यूं सरकार बनाने से पीछे हटने की इनसाइड स्टोरी क्या है? दरअसल बीजेपी को लगता है कि मोदी की लहर पर बीजेपी का कमल दिल्ली में भी खिल जाएगा, जिसके लिए वो 16 साल से इंतजार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जब खंडित वर्डिक्ट दिल्ली में मिला, तब से ही हमारी बहुत क्लियर राय है। पहले डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ये कहा और अब हमारे सतीश उपाध्याय जी ने भी ये कहा है कि हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं और पूरे जोर शोर से ठोक के हम चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी नेताओं के उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलने के बाद दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई। आपने भी जल्द ही ये साफ कर दिया कि वो नए सिरे से जनादेश की पक्षधर है और यही बात कांग्रेस भी दोहरा रही है। हम तो पहले से कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर चुनाव होने चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। लंबे समय तक लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट रूल रहना ये देश के लिए और प्रदेश के लिए ठीक बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है। जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है वो स्पष्टता से हमने कहा है और आपने लगातार देखा होगा कांग्रेस का ये स्टैंड रहा है कि दिल्ली के अंदर असेंबली डिसॉल्व करके तुरंत प्रभाव से चुनाव कराया जाए। इस सियासी उठापटक और राजनीतिक खींचतान के बीच दिल्ली की जनता के जो बहुमूल्य 8 महीने बर्बाद हुए हैं, क्या चुनावों के दौरान राजनीतिक पार्टियां इसका भी हिसाब देंगी? सुबह में राज्यपाल से बीजेपी के नेता मिले तो दोपहर 3 बजे कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात हुई थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के रुख से साफ है कि निलंबित मोड में पड़ी मौजूदा विधानसभा भंग होगी और नए सिरे से चुनाव होगा। आखिरकार दिल्ली में रहस्य से पर्दा हट ही गया और बीजेपी ने साफ कर दिया कि सरकार बनाने की उसकी कोई मंशा नहीं। अब चुनाव तय है और बीजेपी ने अपनी चाल चल दी है। अब केजरीवाल और कांग्रेस लाख निशाना साधें, फैसला अब तो दिल्ली के वोटरों के हाथ में ही है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। ये अच्छा हुआ कि कम से कम एक बार में स्पष्ट हो गया, क्योंकि दिल्ली के चुनाव ऐसी चीज हैं जिन्हें लेकर रोज अटकलों का दौर चलता था। सभी दल अब जीत का दावा कर रहे हैं। उन दावों को पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों की कसौटी पर हम कसते हैं। चलिए, पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 33% वोट मिले थे। लोकसभा में ये 13%
बढ़ गए, 46% हो गया ये आंकड़ा। आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनावों में 24% वोट मिले थे, लोकसभा में 9% का इजाफा हुआ, 33% हो गया। लेकिन बुरा हाल कांग्रेस का हुआ। कांग्रेस को विधानसभा में तो 25% वोट मिले थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव आए तो वो 15% पर सिमट गई। यानी वहां पर जो नुकसान हो रहा था वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खाते में जुड़ गए। अगर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों और वोट परसेंटेज को विधानसभा की सीटों में तब्दील करके देखें तो बीजेपी की बाँछें खिल जाएंगी। उस आधार पर बीजेपी को दिल्ली की 70 में से 60 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 10 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस 0 पर सिमट सकती है। लेकिन चुनाव है, चुनाव पूर्व के ये जो आंकड़े होते हैं, जरूरी नहीं कि नतीजों में उसी तरीके से तब्दील हो। तीनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकेंगी। ये साफ है कि कोई भी दल सरकार बनाने को अभी राजी नहीं है, जितनी सीटें जिसके पास हैं। लेकिन आला कमान से ऐसी सख्त हिदायत मिली कि दिल्ली बीजेपी के नेता उपराज्यपाल से मुलाकात पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय से बार बार पूछा गया कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, लेकिन जवाब यही कि ये तो उपराज्यपाल बताएंगे। मैंने कहा ना, मैंने एलजी को जो हमने अपना स्टैंड कहना था वो दे दिया। एलजी विल एक्सप्लेन कि उनको क्या करना है। हमने अपना स्टैंड बताया उनको। एलजी को लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके बारे में आपको निश्चित रूप से जानकारी देंगे। मैंने कहा ना कि हमने अपना स्टैंड उनको बताया है। हमारा स्टैंड हमको आपको जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो उसके बारे में आपको बताएंगे। तीनों पार्टियों ने अपना बताया, भारतीय जनता पार्टी ने भी बताया। दिल्ली के बाद अब महाराष्ट्र चलते हैं। वहां देवेंद्र फडणवीस की सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार की पालकी ढोएगा कौन, ये साफ नहीं है। शिवसेना इसके लिए मचल रही है, लेकिन उसकी उम्मीदों पर हर बार एनसीपी पानी फेर देती है। फिर भी शिवसेना की आंखों में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी के हसीन सपने आते हैं। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। हाथ मिलाने से पैदा हुई गर्मी से रिश्तों पर पड़ी बर्फ कितनी पिघली ये तो पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की ताजपोशी के बाद शिवसेना इस उम्मीद से बैठी है कि गठबंधन होगा जरूर, और होगा तो डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री उसे ही मिलेगी। जब उम्मीदों का आसमान इतना ऊंचा हो तो काहे की जल्दबाजी। त्याच्याबद्दल तुम्हाला आणखीन काही दिवसांनी कळेल। किती दिवस टाइम नाही कळेल ना, आता तुम्हाला कशाला घाई, मला नाही घाई, तुम्हाला का घाई। अपेक्षा एवढंच आहे की महाराष्ट्राचं भलं हो। 25 साल के गठबंधन का पेच ऐसा फंसा कि न चुनाव से पहले सुलझा और न अब। चुनाव के नतीजों ने महाराष्ट्र में बीजेपी को नंबर 1 पार्टी तो बना दिया, सत्ता भी दिला दी, लेकिन वो बहुमत से थोड़ी दूर पर ठिठकी है। एनसीपी ने पहले विश्वास मत के वक्त सदन से गैर हाजिर रहकर तो फिर बीजेपी के पक्ष में वोट देने की बात उछालकर शिवसेना की उम्मीदों को हल्का बना दिया। लेकिन शिवसेना के उच्च स्तरीय सूत्रों से आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक शिवसेना अब भी चाहती है कि उप मुख्यमंत्री उसका हो। फडणवीस ने जिस तरह से गृह, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास जैसे प्रभावशाली और मलाईदार महकमे अभी अपने पास रखे हैं, उससे भी शिवसेना को लगता है कि देर सबीर ये मंत्रालय उसकी झोली में गिर सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने ना तो सार्वजनिक तौर पर और ना ही गुपचुप तरीके से इशारा किया है कि वो क्या करेगी। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी विश्वास मत जीतने के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार करना चाहते हैं। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि हम लोग उचित ढंग से इस अलायंस को कंप्लीट करेंगे। फॉर्मूला बना 2:1, 3:1 कैसे होगी कैबिनेट में बर्थ शेयरिंग? फॉर्मूले तो बन रहे हैं साहब, उचित समय बताएंगे। अभी बता देंगे तो फॉर्मूले तो आप गड़बड़ कर दोगे हमारे। राष्ट्रवादी नहीं है, भ्रष्टाचारवादी लोग हैं। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही बार बार एनसीपी को महाभ्रष्ट पार्टी बताया हो, लेकिन सच तो ये है कि एनसीपी के 41 विधायकों की मौजूदगी बीजेपी को बेफिक्र बना देगी। न उसे शिवसेना की चिंता होगी, न सरकार पर कोई खतरा दिखेगा। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। एनसीपी की अपनी मजबूरी है, वो भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हालत में समर्थन देना चाहते हैं। जाहिर है बचना किससे चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यही बेहतर है। उसके नेता यही बार बार कहते हैं कि शिवसेना का साथ जरूर उन्हें मिल जाएगा। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा ऐसा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा, सरकार बना ली। इससे पार्टी इतने जोश में है कि उसे जम्मू कश्मीर में पहली बार कमल खिलने की उम्मीद दिख रही है। इसके लिए मोदी स्टार प्रचारक होंगे और मोदी को नजर में रखकर नारे भी गढ़ लिए गए।
चलें मोदी जी के साथ, चलें बीजेपी के साथ, चल के बदलें जम्मू कश्मीर के हालात। जन्नते कश्मीर की सियासी वादियों में अब बीजेपी के इसी नारे की गूंज सुनाई देगी, मोदी मोदी और सिर्फ मोदी। झेलम की चुनावी बैतरणी में बीजेपी की नैया के खेवनहार सिर्फ और सिर्फ मोदी होंगे। चाल भी मोदी की होगी, चेहरा भी मोदी का होगा और चरित्र भी बेशक मोदी का ही होगा। मोदी नाम केवलम के कमाल के भरोसे ही बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की 87 में से 44 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा सीटें जम्मू में जीतने का है, जहां पिछली बार बीजेपी ने 11 सीटें जीती थी। घाटी की कुछ सीटों पर भी बीजेपी पूरा जोर लगाएगी। बीजेपी को उम्मीद है कि नौजवानों में मोदी का जादू फिर चलेगा। बीजेपी के मिशन कश्मीर का काउंटडाउन दरअसल तभी शुरू हो गया था जब झेलम की हदें टूटी थी। पूरी घाटी में सैलाब आया, तबाही मची। तब नरेंद्र मोदी जन्नत के जख्म पर मदद का मरहम लपेटते हुए खुद उतरे। दिवाली के दिए घाटी में जलाकर मोदी ने दर्द की टीस कम करने की कोशिश की, लेकिन नजरें तब भी भविष्य के चुनावी आहट पर थी। अब बीजेपी मोदी को स्टार प्रचारक के तौर पर जम्मू कश्मीर की चुनावी जमीन पर उतारने की तैयारी में है। खबर है कि बीजेपी ने मोदी से तारीखें मांगी हैं। मोदी की तारीखें मिलते ही चुनावी कार्यक्रम तय होंगे। उम्मीद है कि मोदी करीब 1 दर्जन रैलियों को संबोधित करेंगे। मोदी के अलावा राजनाथ सिंह और सुषमा स्वराज भी स्टार प्रचारक होंगे। दरअसल चुनाव से पहले बीजेपी का जोश 7वें आसमान पर होने की तमाम और वजहें भी हैं। मोदी फैक्टर से उम्मीद तो है ही, अलगाववादी ताकतें भी अलग थलग पड़ी दिख रही हैं। अलगाववादियों के सामने चुनाव का समर्थन और विरोध करने को लेकर बड़ा सवाल है। समर्थन से खुद हाशिए पर जाने का खतरा है, तो विरोध से आवाम की नाराजगी का। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक। हालांकि जम्मू कश्मीर के बारे में जो बात कही जा रही है, जो मिशन भारतीय जनता पार्टी अपने सामने रखे हुए है, उस चीज को लेकर एक चीज समझ सकते हैं कि सिर्फ मोदी का जादू काम नहीं आ सकता है, उसके लिए करिश्मे से ज्यादा किसी बात की दरकार होगी। बहरहाल वाड्रा पर हरियाणा के मंत्री का बड़ा बयान आया है। उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसा लग रहा है कि वाड्रा कुछ छिपा रहे हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का है यह बयान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल विज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट के बाद वाड्रा पर कार्रवाई करेंगे आप लोग? देखिए, बहुत स्पष्ट है हमारी सरकार का इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू। अब कैग ने जो भी इसमें अपनी रिपोर्ट दी है, तो संवैधानिक व्यवस्था ये है कि कैग की रिपोर्ट पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाती है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये जाएगी और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो भी रिकमेंडेशन करेगी उसको हम पूरी तरह से हम अमल करेंगे, पूरी तरह से उस पर कार्रवाई करेंगे।